सो दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये जाना कि अब तक करंट की जो डेफिनेशन है, जिसको हम लोग बचपन से इस तरीके से कुछ पढ़ते आ रहे थे कि करंट आई इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन सर्टेन टाइम टी। फिर हमने ये देखा कि ये जो करंट है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये और भी फैक्टर से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, मैं एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ये रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने में हेल्प करने वाली हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने मेरी जो अजम्पशंस थी किसी भी फिगर को लेके, वो ये थी कि ये मान लीजिए ये आपका व्हाट वी से एक मेटेलिक बॉडी है, जिसको आपने किसी व्हाट वी से बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये बड़ा वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर गया। इसके जो एंड्स हैं, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V सेटअप हो गया, इसकी लेंथ L है इसकी, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि इस ये जो आपका जो व्हाट वी से एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इस एलिमेंट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रहते हैं, एंड ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ ए। इतनी सारी राम कथा मैंने क्यों बोली है, इसलिए बोली है क्योंकि मुझे आगे मुझे ये निकालना है कि कितना टोटल चार्ज है इस ये जो आपका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में टोटल कितना चार्ज है। तो अगर हम ये निकालें कि तो इसका वॉल्यूम कितना है, सबसे पहले वॉल्यूम इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स एल, दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस व्हाट वी से कंडक्टिंग बॉडी। अब हमने n माना हुआ है कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? नो, नॉट टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे हमको निकालना है। तो इसको चार्ज को बता देते हैं और यहाँ लग देते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके A टाइम्स L टाइम्स नॉट E टाइम्स N, ये आपका n हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका A, L, N और E, जहाँ पर E जो है वो आपका चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ चलता है। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज हो गया। बाकी तो चार्ज की जो चार्ज है आपका आई वाली डेफिनेशन में, वो आपने निकाल लिया है। टाइम टी जो है वो L/VD होता है, मतलब कितनी लेंथ है इसकी आपकी बॉडी की, और इसको ट्रैवल करने के लिए जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, उसी वेलोसिटी से भाई ट्रैवल करेगा ये। तो टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू L/VD। तो बस टाइम में यहाँ रख दो। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, और आपका जो करंट है वो क्या आ जाएगा, करंट विल कम एज A/L/N/E L/VD। L से L कट गया तो I जो आ जाएगा आपका NaEVD आ जाएगा। यार ये याद रखने वाली चीज़ है, मैंने ये पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें चीज़ समझा दी थी। इस बार इतने जल्द मतलब धीमे धीमे नहीं समझाया, बट हाँ समझा दिया है मैंने। तो हम इसको ना एक जगह लिख लेते हैं ताकि ये आके आपकी डेफिनेशन आपके काम आए। नॉट डेफिनेशन, ये जो व्हाट वी से एक्सप्रेशन है आपका करंट का, वो काम आया। तो एक्सप्रेशन करंट का आपको क्या हो गया, NaE और VD। ये हम लोग इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, हमारे आगे काम आने वाला है ये। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी हमें यार वो भी हमें पता है कि जो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी भी मैंने वीडियो अलग से बनाई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, बट अभी उस पर हम दोबारा तो नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या है, E/m, E टाइम्स टाउ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अवेलेबल है। तो अब यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर व्हाट वी से इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमारा करंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा NaEVD, क्या हो जाएगा E/m, E और टाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, NaE²/m टाउ टाइम्स E। ठीक है, तो जो करंट है आपका जो आ जाएगा, उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल्स टू NaE²m टाउ टाइम्स E। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको करके बता चुका हूँ। तो हम लोग इसको यहाँ से उठा के इसको रख देते हैं पहले कहीं पे। कैन वी कीप इट, हाँ जी, हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो हमारे ये 3 एक्सप्रेशन हैं जो
हमारे काम में आने वाले हैं। हमारा एक करंट हो गया, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, और एक करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को डालने से हमारे पास एक करंट का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, जिसमें हमारे पास कई सारे वेरिएबल हैं, जहाँ पर एन आपका नंबर ऑफ व्हाट वी से इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज टाउ, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन के बीच में जो मिलने वाला टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट करता है वो टाइम, और दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका करंट आ गया। अभी हम लोग ने करंट की ये डेफिनेशन डिराइव करी है। अभी यार अब ये तो था बेसिक हमारा, अब हम अल्ट्रा बेसिक पे चलते हैं। अल्ट्रा बेसिक हमारा ये है कि हम लोगों ने 9th क्लास में हमने पढ़ा था रजिस्टिविटी क्या होती है ना, रेजिस्टेंस क्या होती है। हमने ये देखा था कि जो पोटेंशियल होता है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही ज़्यादा करंट आपके सर्किट में बहेगा, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू RI। तो ये रेजिस्टेंस वो एक रेशियो है जो बताता था कि कितना वोल्टेज लगाने पे कितना करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस इटसेल्फ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जैसे मान लो ये जो मैंने आपको ऊपर अभी फिगर बनाया है, इसमें इसकी लेंथ L है, तो जो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब आपका कंडक्टर जितना लंबा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना। मतलब कोई रास्ता कितना लंबा है, अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है और इस वाले रास्ते में A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, तो जल्दी किससे पहुंच जाओगे, छोटे वाले पे, लंबे वाले पे तो पहुंचोगे नहीं। सेम फंडा ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि आपका जो अगर लेंथ बड़ी है तो आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। मतलब एरिया जितना ज़्यादा है रेजिस्टेंस उतनी कम होती है। रीज़न बीइंग यार, अब आप देखो एक चौड़ी रोड है और एक पतली रोड है, ठीक है। आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी जल्दी किससे ले जाओगे, इससे या इससे? आपको पता है इससे तो नहीं। ये जो भारत की कंडीशन वो यही है कि पतली पतली रोडें हैं। यहाँ जो अगर आप बाहर की या किसी डेवलप्ड सिटी की रोडें देखो तो वहाँ पर ही चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, तो वहाँ पर आप गाड़ी तेज़ी से चला सकते हो। तो यही कंडीशन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है, कि अगर आपकी जो ये रोड अगर ज़्यादा चौड़ी आपको मिली हुई है तो आप जल्दी चला सकते हो। दैट मीन्स आपकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दोनों फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अभी एक हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A आ गया, ठीक है। R क्या हो गया, रो L अपॉन A। तो ये आपकी बेसिक 9th लेवल की जो फिज़िक्स थी वो मैंने अभी आपको रिवाइज कराई है। बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, हम रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है, वो रेजिस्टिविटी को हम उस मटेरियल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में कैसे एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी देखो दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, दो क्या चार चीज़ें आ गई हैं आपके पास, ठीक है। अभी चौथा एक्सप्रेशन आपके पास ये आ गया है। देखो इसमें ना काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले डिराइव कर लिया है, ये आपने पहले डिराइव कर लिया और ये आपने पहले डिराइव कर लिया। ये आपकी पिछली अंडरस्टैंडिंग्स हैं। दैट मीन्स अनटिल एंड अनलेस आपको अपनी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है ना, तब तक ये डेरिवेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको कॉम्प्लेक्स ही लगेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे तो पहले आप ये जो पुरानी डेरिवेशन है इसको ढंग से प्रैक्टिस करके समझ के आ जाओ, ठीक है। ये रटने वाली भी नहीं है, ये सिंपली आराम से आप बैठे बैठे डिराइव कर सकते हो, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी, ठीक है। तो अभी हम दोबारा शुरू करते हैं। अभी आपने एक चीज़ और देखिए, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ लाइक पोटेंशियल कितनी डिस्टेंस पर मतलब अवेलेबल है ना। तो इसका लॉजिक आई गेस आपको पता होगा कि दैट E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। नेगेटिव आपका डायरेक्शन बताता है कि किस साइड ये ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, एंड dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन डिस्टेंस। तो वही को हमने मतलब बड़ी फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। तो आई गेस आपको इतना पता हो। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बताता हूँ कि कोई भी अगर पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं उसको समझ में आ जाए। खैर, E इज इक्वल्स टू V/L, वेक्टर साइन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से E जो है आपका V/L होता है। अब आपने मैं इस E जो V/L है, ये पांचवा एक्सप्रेशन मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बोले तो यहाँ तीसरे एक्सप्रेशन में, तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तीसरे एक्सप्रेशन में, मैंने इसको थोड़ा स्पेस
कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पर ई की जगह वी बाई एल लिख दिया है तो मैं यहाँ सीधा वी बाई एल लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपने v बाई एल लिख दिया। देखो अब तक आपने कुछ नया नहीं किया है, आपने पिछले ही अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे आपने 3 इक्वेशन लिखी है और उसमें e की वैल्यू लिख दी है v बाई एल, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, v अपॉन आई होती है ना, ये भी आप 9th क्लास से सीख के आए हो, इतना आपको पता होगा। तो ये रहा आपका v है ना, ये रहा आपका i, तो v अपॉन आई लिख देते हैं भाई। तो v अपॉन आई कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा m एल एन ए ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। v अपॉन आई ये आ गया, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपने कुछ नहीं किया है, आपने बस ये 3 इक्वेशन जो पहले से थी उनको लिखा है। लिखने के बाद यहाँ पर e की जगह v अपॉन एल लिख दिया है और v अपॉन एल में आपने को v अपॉन आई की फॉर्म में लिख दिया है। और v अपॉन आई क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी यही है। अब देखो आपको मतलब का पोर्शन क्या है, मतलब का पोर्शन है ये, मुझे पीला कलर उठाना था मैंने ये उठा लिया। तो मतलब का पोर्शन है आपका ये और ये। अब यहाँ से आप देखो कि रो एल अपॉन ए में एल अपॉन ए और एल अपॉन ए तो कट गया यहाँ से ना। तो आपने बहुत ही चालाकी से क्या किया, आपने व्हाट वी से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। आपकी रेजिस्टिविटी जो हो जाएगी वो बात आ जाएगा कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपकी रेजिस्टिविटी है। ये यही वो लाइक फाइनल फॉर्म है जिसमें आपने रेजिस्टिविटी को, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया है उसके और ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सिंप्लीफाइड या बेसिक तत्वों में, जिसको बोलते हैं हम m हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि उस जो मटेरियल की बात कर रहे हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। e हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m और e तो यूनिवर्सल हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आती है 2 प्रॉपर्टी, n मैंने आपको बता दिया, और टाउ क्या है यहाँ पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो भी मतलब ये भी आपकी जो मटेरियल है उसकी क्या कहेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा, इसको एक बार हम प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर इसके एक्सप्रेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेजिस्टिविटी कहना क्या चाह रही है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो m और n पे बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि m और n जो है वो पहले से ही ना कांस्टेंट है, इसमें ऐसे बढ़ना घटना तो छोड़ो, m और e तो छोड़ो तो भी। अब ये तो आपको सवाल में बोलेंगे नहीं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बट स्टिल आपको डिपेंडेंस पता है कि मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है और चार्ज पे इन्वर्सली स्क्वायर के हिसाब से। अभी आपने यहाँ देखा, अगर आपके मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रोड पे ट्रैवल करने के लिए आपके पास पावर ज़्यादा है। एक तरह से मान लो आपकी गाड़ी में ज़्यादा बड़ा इंजन लग गया है, तो अब वो उस रोड से, चाहे वो रोड थोड़ी गड्ढे वाली हो चाहे कुछ, लेकिन निकाल के ले जाएगी। तो n ज़्यादा होने से आपकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाउ की, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अगर ये टाउ बड़ा होगा, ठीक है, टाउ बड़ा होने का मतलब क्या है कि आपके एक इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने तक, मतलब और ये 2 पोजीशन का मतलब है पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो टाइम मिल रहा है वो टाउ अगर ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी वो ज़्यादा होगी, और अगर वो ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो और तेज़ी से निकलेगा। तभी तो कहेंगे कि ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, अगर ये बढ़ जाता है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ ढंग से समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से रेजिस्टिविटी को एसोशिएट करते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। आपने ये देखा और ये समझा, इस एक्सप्रेशन को देख के डरिएगा मत, कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पर 2-3 डेरिवेशंस थी जो पहले आपने सीखी थी, चाहे वो करंट की हो चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हो। मतलब पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन ड्राइव करी थी, फिर वहाँ से करंट की करी थी, फिर करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डाल दी तो ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर इसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए डाल के अपने हिसाब से इसको अरेंज किया, और इसमें से हमने निकाल लिया कि हमारा जो ये रेजिस्टिविटी होती है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 4 या 5 बार कर लेना लिख के, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 1-2 न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, जो कि अभी मैं भी आपको थोड़े टाइम में सिखाने वाला हूँ। सो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।